आर वेक्टर बाय आर क्यूब। ठीक है, तो हमारा जो पाम होगा, जो हाथ का फ्रंट वाला हिस्सा होगा ना, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख दे तो क्या बन गया, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो क्या जाएगा, आई डी एल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब। ये आर और आर क्यूब में से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर। तो हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायो सावर्ट। तो आखिर ये लॉ कहता क्या है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, और हम लोग जानते हैं कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो अपने चारों तरफ वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पी ले लेते हैं और मान लेते हैं कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो ये बायो सावर्ट लॉ जो हमारा है वो हमको बताता है कि इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा बन रहा है, आखिर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका वैल्यू क्या है। ठीक है, और साथ में डायरेक्शन के बारे में भी आइडिया देता है। तो आखिर यहाँ पर ये कैसे बताता है वो, तो हम लोग आइए समझते हैं इस बात को। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका एक स्मॉल सा पार्ट ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं डीएल, लेंथ एलिमेंट। इसका कुछ डायरेक्शन होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, बहुत ही छोटा सा ये लेंथ है। इसके बाद हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट पी की तरफ। ये आर वेक्टर हो गया हमारा। यहाँ पर डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल बन रहा है, इसको थीटा कह देते हैं हम। मान लेते हैं यहाँ पे करंट जो हमारा है इस कंडक्टर के थ्रू वो आई करंट फ्लो कर रहा है। तो क्या देखते हैं, क्या ऑब्जर्व होता है हमारा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे क्रिएट होगा ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट हमारा डीएल, तो यहाँ पर इस इसे हम लोग डीबी कहेंगे। तो क्या देखते हैं कि जो डीबी होता है ये प्रोपोर्शनल होता है करंट के। इसका मतलब करंट के मैग्नीट्यूड को बढ़ाएंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और करंट के मैग्नीट्यूड को घटाएंगे तो उसके मैग्नीट्यूड का वैल्यू भी घटेगा। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है लेंथ एलिमेंट के। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू भी बढ़ेगा, लेंथ घटाने पे मैग्नीट्यूड का वैल्यू में भी चेंज आएगा। और साथ में ये इन्वर्सली रिलेटेड होता है डिस्टेंस के स्क्वायर के। जस्ट लाइक ग्रेविटेशनल के बारे में बात की तो ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स में जैसे कूलॉम्स लॉ था, ठीक उसी तरीके से ये भी डिस्टेंस के इन्वर्सली रिलेटेड होता है उसके स्क्वायर के। ठीक है, अब अगर हम इन सारे को एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा डी बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल। अब वेक्टर फॉर्म में पहले हम लोग लिख रहे हैं, तो डी बी वेक्टर इज इक्वल टू आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। अब इसका डायरेक्शन क्या होता है, अब जब हम यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर अब बोलोगे कि यहाँ पे ये आर क्यूब कैसे आ गया, जस्ट अभी हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में। तो अगर जैसे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे हम लोग तो ये एक कांस्टेंट आएगा इक्वल टू के साथ में। एक कांस्टेंट होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाई आर क्यूब। ठीक है, यहाँ पर ये जो म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है ना हमारा, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 10⁻⁻⁷। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, जहाँ पे म्यू नॉट जो होता है इसे हम लोग परमिएबिलिटी भी कहते हैं। अब हम लोग अगर इसी को स्केलर फॉर्म में, अच्छा इसका डायरेक्शन क्या होता है, तो सिंपली इसका डायरेक्शन हम लोग देने के लिए क्या करते हैं ना, राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं। राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हैं। ये क्या कहता है कि अगर हम लोग अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में प्लेस करें और अपने सारे फिंगर्स जो है, बाकी के चारों फिंगर्स, ये थंब हमारे इस तरफ प्लेस कर रहे हैं और बाकी का 4 फिंगर्स अगर आर वेक्टर की तरफ प्लेस करें, तो हमारा जो पाम होगा, जो हाथ का फ्रंट वाला हिस्सा होगा ना, वो जिस डायरेक्शन में हमारा होगा ठीक उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। अगर मान लेते कि यही कंडीशन रहता और इस तरफ पॉइंट होता तो थंब हमारा ऐसे ही रहता और ये फिंगर्स इस तरफ होता, हमारा पाम इस तरफ फेस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो इस तरफ होता है। कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है ना, करंट का डायरेक्शन और ये जो आर वेक्टर का डायरेक्शन इसका ठीक परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर होता है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। समझ में आ रही है, प्लेन का परपेंडिकुलर होता है मतलब ये इनसाइड जाएगा, इनसाइड जाएगा इस तरफ। इनसाइड को हम लोग ऐसे क्रॉस दिखाते हैं, जैसे कि अगर एक एरो इमेजिन करें, एरो के बैक साइड को अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्रॉस की तरह दिख रहा है। ठीक है, वैसे ही इस तरफ ये प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है तो पॉइंट के द्वारा दिखाएंगे हम लोग। तो राइट हैंड पाम रूल के द्वारा इसका डायरेक्शन दिया जाता है। अब हम इसी को अगर
लिखे स्केलर फॉर्म में, dB इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। मतलब ये कैसे हो गया, तो हम लोग अभी जस्ट देखे थे dB वेक्टर के फॉर्म में क्या था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और उसके बाद क्या था हमारा ये आइडियल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर क्यूब था। अब इसी को अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिख देते तो क्या बन गया, ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो क्या जाएगा, आई डी एल आर साइन थीटा बाय आर क्यूब। ये आर और आर क्यूब में से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर बचेगा। और ये हमारा क्या देख रहे हैं कि इसका लेंथ के जस्ट स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया इसका मैग्नीट्यूड। तो आई होप कि ये क्या है बायोट सावर्ट लॉ, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि बायोट सावर्ट लॉ और कूलम्ब्स लॉ के बीच में क्या सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस है, तो ये दोनों के दोनों, सबसे पहला पॉइंट है कि ये दोनों लॉन्ग रेंज फोर्स है, ये लॉन्ग रेंज है। और ये दोनों के दोनों हमारा क्या हो रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। जिस जो सोर्स है हमारा, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फील्ड भी और कूलम्ब्स लॉ के अंदर भी। ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में, तो वहां पर स्केलर होता है। ठीक है। जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा, वो प्रोड्यूस हो रहा है वेक्टर सोर्स के द्वारा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा था हमारा, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा था, चार्ज की वजह से। और चार्ज हमारा कैसा होता है, स्केलर सोर्स होता है। जबकि वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा था वो हमारा हो रहा था आइडियल वेक्टर के द्वारा। ठीक है, आइडियल वेक्टर के द्वारा। और ये कैसा होता है, ये वेक्टर सोर्स होता है। सो आई होप कि ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए